Hello everyone, and in today's video we will be covering the chapter Psychological Disorders of your Class 12 Psychology in a one shot. Since this video is solely made for the revision purposes and not for the purpose of detailed explanation, we're going to just be skimming through the contents and जो भी important keywords हैं उनको revise करेंगे. So सबसे पहला टॉपिक है concepts of abnormality and psychological disorders. तो देखो काफ़ी सारी definitions हम यूज़ करते हैं abnormality की over the years, but किसी ने भी ऐसा कोई यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस गेन नहीं किया या जीता नहीं है. बट हमने एक चीज़ एनालाइज किया कि मोस्ट ऑफ द डेफिनेशंस में कुछ कॉमन फीचर्स हैं जिनको हम 4 Ds बोलते हैं, विच इज़ डेवियंस, डिस्ट्रेस, डिसफंक्शन एंड डेंजर. तो जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं वो डेवियंट होते हैं. डेवियंट मतलब कि डिफरेंट होते हैं, बिजार होते हैं, अनयूजुअल होते हैं, एक्सट्रीम होते हैं. सेकेंड है डिस्ट्रेसिंग. डिस्ट्रेसिंग मतलब कि वो अनप्लेजेंट है, अपसेटिंग है टू द पर्सन जो उसको एक्सपीरियंस कर रहा है और बाकी लोगों को भी जो उसके अराउंड है. डिसफंक्शनल मतलब कि वो इंटरफेयर करता है विद द पर्सनस एबिलिटी टू कैरी आउट डेली एक्टिविटीज़ इन अ कंस्ट्रक्टिव वे. तो वो इंसान बेसिकली अपनी जो डेली रूटीन एक्टिविटीज़ है उनको प्रॉपर्ली कैरी आउट नहीं कर पाता, दैट इज़ डिसफंक्शन. एंड डेंजरस हो सकता है वो टू द पर्सन और टू अदर्स. तो ये डेफिनेशन जो है ये यूज़फुल स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से हम साइकोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी को डिस्कवर करते हैं. अब एबनॉर्मल हम बोल रहे हैं तो एबनॉर्मल का मतलब क्या है? एबनॉर्मल मीन्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, जो चीज़ नॉर्मल से अलग हो. तो हम नॉर्मल को कैसे डिफाइन करेंगे? आप बोल रहे हो कि नॉर्मल से अलग एबनॉर्मल है, तो वो नॉर्मल क्या है? नॉर्मल को हमने 2 वेज़ में स्टडी करना है यहाँ पे. तो कोई आइडियल मोड नहीं है या कोई नॉर्मल मॉडल नहीं है ह्यूमन बिहेवियर का, बट कुछ अप्रोचेज़ हैं जो कि डिस्टिंग्विश करती है नॉर्मल को एबनॉर्मल बिहेवियर से. सो पहली अप्रोच है डेविएशन फ्रॉम सोशल नॉर्म्स. तो काफ़ी सारे साइकोलॉजिस्ट ने इस चीज़ स्टेट करी है कि एबनॉर्मल एक लेबल है जो कि उन बिहेवियर्स को दिया जाता है जो कि सोसाइटल या सोशल एक्सपेक्टेशन से डिफरेंट होते हैं. तो एबनॉर्मल बिहेवियर हो, थॉट्स हो, इमोशंस हो, ये वो होते हैं जो कि डिफ़र करते हैं सोसाइटी की आइडिया से, जिसको सोसाइटी एज ओके मानती है या नॉर्मल मानती है. उससे अगर आपके बिहेवियर, थॉट्स, इमोशंस डिफरेंट है तो वो एबनॉर्मल है. हर एक सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स होते हैं. नॉर्म्स यानी कि या तो वो स्टेट होते हैं, अनस्टेटेड रूल्स होते हैं प्रॉपर कंडक्ट के, या फिर एक्सपेक्टेड सोशल बिहेवियर के. तो वो बिहेवियर, थॉट्स और इमोशंस जो कि इन सोसाइटल नॉर्म्स को ब्रेक करे वो होता है एबनॉर्मल. अब सोसाइटी का जो नॉर्म्स है वो उसकी कल्चर से ग्रो होता है, उसकी हिस्ट्री, वैल्यूज़, इंस्टीट्यूशंस, हैबिट्स, स्किल्स, टेक्नोलॉजी, आर्ट्स. तो एक सोसाइटी जो अपने कल्चर को जो सोसाइटी अपने कल्चर में कंपटीशन और असर्टिवनेस के वैल्यूज़ को चाहती है, तो वहाँ पे वो लोग अग्रेसिव बिहेवियर को एक्सेप्ट कर सकते हैं. बट ऑन दी अदर हैंड जो सोसाइटी, जो कल्चर वैल्यू करता है फैमिली वैल्यूज़ को, कोऑपरेशन को, तो वहाँ पे अग्रेसिव बिहेवियर अनएक्सेप्टेबल हो जाएगा. एक सोसाइटी के वैल्यूज़ में चेंज ओवर टाइम, जिसकी वजह से जो साइकोलॉजिकल एबनॉर्मल है वो भी चेंज होगा. तो सीरियस क्वेश्चंस हमने देखे थे जो कि इस डेफिनेशन पे रेज हुए. बाकी इट इज़ बेस्ड ऑन द असम्पशन कि जो सोशली एक्सेप्टेड बिहेवियर है वो एबनॉर्मल नहीं है और नॉर्मैलिटी इज़ जस्ट नथिंग बट कन्फॉर्मिटी टू सोशल नॉर्म्स. सेकेंड अप्रोच है माल अडैप्टिव अप्रोच. तो साइकोलॉजिस्ट ने माना कि जो बेस्ट क्राइटेरिया है ये चीज़ डिटरमाइन करने का कि नॉर्मैलिटी क्या है, वो ये चीज़ नहीं कि सोसाइटी क्या एक्सेप्ट करती है, बट वेदर इट फॉस्टर्स दी वेलबींग ऑफ द इंडिविजुअल एंड इवेंचुअली ऑफ द ग्रुप टू विच ही और शी बिलोंग्स. तो यहाँ पे वेलबींग का मतलब सिर्फ मेंटेनेंस या सर्वाइवल नहीं है, बट इट इंक्लूड्स ग्रोथ एंड फुलफिलमेंट. फुलफिलमेंट यानी कि एक्चुअलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स जो हमने पढ़ा है. तो इस क्राइटेरिया के हिसाब से कन्फॉर्मिंग बिहेवियर कैन बी सीन एज एबनॉर्मल इफ इट इज़ माल अडैप्टिव, मतलब वो इंटरफेयर कर रहा है विद द ऑप्टिमल फंक्शनिंग ऑन ग्रोथ. सो नेक्स्ट वर्ड स्टिग्मा है, विच इज़ बेसिकली अटैच टू एक मेंटल इलनेस, जिसका मतलब जो पीपल है दे आर हेजिडेंट कि वो किसी डॉक्टर या साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करे बिकॉज दे आर अशेम्ड ऑफ देयर प्रॉब्लम्स. नेक्स्ट है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. दिस इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हिस्टोरिकल अकाउंट की कि ओवर द ईयर्स एंड ओवर द एजेस कैसे इन डिसऑर्डर्स को देखा जाता था. एंड हम जब स्टडी करेंगे हिस्ट्री ऑफ एबनॉर्मल साइकोलॉजी तो हमें ये चीज़ भी मिलेंगी कि कुछ थ्योरीज जो है बार बार अकर की है. तो उसमें से जो पहली एशियन थ्योरी है जो इवन आज भी आप एनकाउंटर करते हो, जो कि होल्ड करती है कि एबनॉर्मल बिहेवियर जो है आपका सुपर नेचुरल और मैजिकल फोर्सेस के ऑपरेशन की वजह से हो रहा है, जैसे कि आपका ईविल स्पिरिट्स हो गया, जिसे हम भूत प्रेत बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेजेस में, या जो डेविल हो गया, शैतान, इनकी वजह से एबनॉर्मल बिहेवियर हमें देखने को मिलता है. तो सबसे पहले है सुपर नेचुरल एंड मैजिकल फोर्सेस. अब इसमें इंपॉर्टेंट है ईविल स्पिरिट्स के बारे में याद रखना, डेविल के बारे में याद रखना, और एक्सॉर्सिज्म के बारे में याद रखना, शमन या फिर मेडिसिन मैन के बारे में, ओझा के बारे में याद रखना. ये
ये कुछ कीवर्ड्स है जो कि आपने याद रखने हैं। तो एक्सॉर्सिज्म एक बेसिकली एक प्रोसेस बोल लो या कुछ टेक्निक बोल लो जिससे कि जो भी इंडिविजुअल के अंदर जो ईवल डिसाइड कर रहा है उसको हम रिमूव करते हैं थ्रू काउंटर मैजिक एंड प्रेयर। और ये आज भी कॉमनली इसको यूज़ करते हैं। तो मैनी सोसाइटीज़ में एक शमन होता है, शमन को मेडिसिन मैन या ओझा भी बोलते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जो मेडिसिन मैन है इसका कोई कॉन्टैक्ट है सुपर नेचुरल फोर्सेस के साथ एंड ये हमारे लिए एक मीडियम की तरह वर्क करेगा जिसके थ्रू स्पिरिट्स उसके साथ कम्युनिकेट करेगी एंड हम शमन के थ्रू ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी स्पिरिट रिस्पॉन्सिबल है उस इंसान की प्रॉब्लम्स की जिससे एंड क्या चीज़ हम कर सकते हैं उस स्पिरिट को अपीज़ करने के लिए। ठीक है। अब एक रिकरिंग थीम इन द हिस्ट्री ऑफ एबनॉर्मल साइकोलॉजी इज़ द बिलीफ कि जो इंडिविजुअल्स है, ये सेकंड अप है कि जो इंडिविजुअल्स है वो स्ट्रेंजली बिहेव क्यों करते हैं, क्योंकि उनकी बॉडीज़ और उनके ब्रेन अच्छे से काम नहीं कर रहे, जिसको हम बायोलॉजिकली ऑर्गेनिक अप्रोच भी बोलते हैं। मॉडर्न एरा में है एविडेंस कि कुछ बॉडी और ब्रेन प्रोसेसेस की जिससे हम माल एडेप्टिव बिहेवियर देखते हैं जिनको हम आगे पढ़ेंगे भी। एंड जैसे हम इन डिफेक्टिव बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को करेक्ट करेंगे तो हमें एक इम्प्रूव्ड फंक्शनिंग देखने को मिल जाएगी। कुछ डिसऑर्डर्स के लिए हम इन बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को करेक्ट कर सकते हैं। थर्ड है साइकोलॉजिकल अप्रोच, जिसमें कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्यों हो रही है बिकॉज ऑफ द इनएडिक्वेसीज इन द वे एन इंडिविजुअल थिंक्स फील्स और परसीव्स द वर्ल्ड। तो इनएडिक्वेसी है। फिर ये जितने भी 3 पर्सपेक्टिव्स हमने देखे हैं, सुपर नेचुरल, बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल, इनको रिकर्ड थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन बोलता है। मतलब कि ये थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है बार बार आए हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। फिर एंशियंट वेस्टर्न वर्ल्ड में फिलोसोफर फिजिशियन थे एशियन ग्रीस के, हिपोक्रेट्स, सोक्रेट्स और प्लेटो, जिन्होंने डेवलप करी थी ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच, जो कि ये मानते थे कि डिस्टर्ब्ड बिहेवियर क्यों हो रहा है, क्योंकि कन्फ्लिक्ट है बिटवीन इमोशन एंड रीज़न। मतलब आपका इमोशन कुछ कहता है विच इज़ अगेंस्ट या कॉन्ट्ररी टू रीज़न, कि मान लो इमोशन कहता है कि कोई नहीं अभी नहीं पढ़ते, बाद में पढ़ लेंगे, बट रीज़न है कि नहीं अभी पढ़ना पड़ेगा, एग्ज़ाम है। तो इसके कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आपको डिस्टर्ब बिहेवियर देखने को मिलता है। गैलन ने एलोबरेट किया था ऑन 4 ह्यूमर्स। हमने इसके बारे में पर्सनैलिटी वाले चैप्टर में भी बात करी है। ब्लड में हमने सैंग्विन देखा था, फ्लेगमेटिक, मेलनकॉलिक में हमने ब्लैक बाइल देखा था, कॉलेरिक में हमने येलो बाइल और फ्लेगमेटिक में हमने फ्लेग में देखा था। तो ये 4 ह्यूमर्स पे इसने एलैबोरेट किया इन पर्सनल कैरेक्टर एंड टेम्परामेंट। इसके हिसाब से जो मटीरियल वर्ल्ड है वो 4 एलिमेंट से मिलके बना है, अर्थ, एयर, फायर और वाटर। एंड इनको कंबाइन करके हम 4 एसेंशियल फ्लूइड्स बनाते हैं, ब्लड, ब्लैक बाइल, येलो बाइल एंड फ्लेग। ये फ्लूइड्स रिस्पॉन्सिबल है डिफरेंट टेम्परामेंट के लिए, और अगर इन फ्लूइड और या फिर ह्यूमर्स में कुछ इम्बैलेंसेस हो तो वो वेरियस डिसऑर्डर्स को कॉज कर सकता है। सिमिलर है इंडियन नोशन ऑफ 3 दोष, जैसे कि वात, पित्त, कफ, जो कि हमने आयुर्वेदिक टेक्स्ट में देखा है। अब ये तो हो गई सारी अप्रोचेस की बातें, हमने अलग अलग अप्रोचेस की बातें करी। अब जो है यहाँ से थोड़ा टाइम पीरियड में स्टार्ट हो रहा है कि रिफॉर्म मूवमेंट के बारे में देखेंगे, डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन के बारे में देख लेंगे, मिडिल एजेस में क्या हुआ था, फिर आपका रेनेसेंस में क्या हुआ था, 17th 18th सेंचुरी में क्या हुआ था। तो टाइम पीरियड की यहाँ पे बात की गई है। अभी तक जो हमने पढ़ा वो अप्रोचेस थी। तो मिडिल एज में सबसे पहला ये है, मिडिल एज में डीमोनोलॉजी और सुपरस्टिशन को इम्पोर्टेंस मिली इन द एक्सप्लेनेशन ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर। डीमोनोलॉजी एक बिलीफ है कि जो पीपल है विद मेंटल प्रॉब्लम्स वो ईवल है, तो इसलिए हमें न्यूमरस इंस्टेंसेस ऑफ विच हंट्स देखने को मिले। अर्ली मिडिल एजेस में जो क्रिश्चियन स्पिरिट थी चैरिटी की वो हमें देखने को मिली, जिसकी वजह से जो सेंट ऑगस्टीन है उन्होंने एक्सटेंसिवली लिखा अबाउट फीलिंग्स, मेंटल एंग्विश एंड कन्फ्लिक्ट, जो कि एक बेस प्रोवाइड करती है फॉर द मॉडर्न साइकोडायनेमिक थियोरीज ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर। फिर आता है रेनेसेंस का पीरियड, जो कि जहाँ पे आपको इंक्रीज ह्यूमैनिज्म, क्यूरियोसिटी देखने को मिला अबाउट बिहेवियर। यहाँ पे जोहान वियर ने एम्फोसाइज किया साइकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट और डिस्टर्ब्ड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पर एज अ कॉज ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। एंड ही ऑल्सो इंसिस्टेड कि जो विचेस है ये मेंटली डिस्टर्ब्ड है, इनको मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, ना कि थियोलॉजिकल ट्रीटमेंट की। फिर 17th 18th सेंचुरी में आता है एज ऑफ रीजन एंड एनलाइटनमेंट, जहाँ पे साइंटिफिक मेथड्स रिप्लेस करते हैं फेथ और डॉगमा को एज वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग एबनॉर्मल बिहेवियर। ग्रोथ होता है साइंटिफिक एटीट्यूड का टुवर्ड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, जिसकी वजह से हमें रिफॉर्म मूवमेंट देखने को मिलता है 18th सेंचुरी में। यहाँ पे हम कंपैशन, एम्पैथी इंक्रीज करते हैं टुवर्ड्स द पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम दीज डिसऑर्डर्स। एंड रिफॉर्म्स ऑफ असाइलम्स भी इनिशिएट किए थे यूरोप और अमेरिका में। एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो रिफॉर्म मूवमेंट का है वो द इंक्लिनेशन फॉर डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, जो कि आपका एम्फेसिस प्रोवाइड करता है ऑन कम्युनिटी केयर। मतलब जो रिकवर्ड मेंटली इल इंडिविजुअल्स हैं उनको कम्युनिटी में लाके वापस से उनको केयर की जाए और उनकी फंक्शनिंग को इम्प्रूव किया जाए विद द पीपल, ना कि असाइलम्स में। तो रिसेंट ईयर्स में जो नई अप्रोच है वो है
इंटरैक्शनल अप्रोच, जो कि इन सभी अप्रोचेस का एक कन्वर्जेंस है। इसको हम बायो साइको सोशल अप्रोच भी बोलते हैं, जो कि इन्फ्लुएंस करती है एक्सप्रेशन एंड आउटकम ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। तो यहाँ पे बायोलॉजिकल, सोशल और साइकोलॉजिकल तीनों ही के ही काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल हमें देखने को मिलते हैं। तो ये थे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अबाउट द साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं अबाउट वट एवर वी हैव स्टडीड। तो हमने दो चीज़ें यहाँ पे देखी है, एक तो हमने देखी है अप्रोचेस और एक हमने देखा है टाइम पीरियड। तो अप्रोचेस में 3 अप्रोचेस जो कि थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन हमें देखने को मिली है। सुपर नेचुरल वाली, सुपर नेचुरल मैजिकल फोर्स, बायोलॉजिकल जिसको हम ऑर्गेनिक अप्रोच भी बोलते हैं, और साइकोलॉजिकल। इसके अलावा हमने ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच भी देखी थी, विच वॉज बाय हिपोक्रेट्स, प्लेटो एंड सोक्रेट्स, एंड गैलेन का भी रोल देखा था, वो भी हम अप्रोचेस में कंसिडर कर लेंगे। टाइम पीरियड में हमने सबसे पहले मिडिल एज की बात करी थी, उसके बाद रेनेसेंस पीरियड की बात करी थी, फिर एज ऑफ रीज़न एंड एनलाइटनमेंट। इसी के अंदर आपने रिफॉर्म मूवमेंट की बात करनी है और डीइंस्टीट्यूशनलाइजेशन की बात करनी है, एंड देन बायो साइको सोशल अप्रोच। इनके कीवर्ड्स याद रखने हैं। मिडिल एज में आपने सेंट ऑगस्टीन के बारे में याद रखना है, हु रोट अबाउट मेंटल एंग्विश, कॉन्फ्लिक्ट एंड फीलिंग्स। एंड रेनेसेंस पीरियड में आपको जोहान वेयर का नाम याद रखना है, जिसने बात करी थी अबाउट साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिस्टर्ब्ड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कॉज है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का। एंड इस पीरियड में हमें इंक्रीज ह्यूमनिज्म एंड क्यूरियोसिटी अबाउट ह्यूमन बिहेवियर देखने को मिली थी। रीज़न एंड एनलाइटन में साइंटिफिक फेथ्स ने रिप्लेस किया था फेथ और डॉगमा को। रिफॉर्म मूवमेंट आया था बिकॉज ऑफ द साइंटिफिक एटीट्यूड टुवर्ड्स साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। तो ये सारी चीज़ें इसका ओवरऑल समरी है इस पर्टिकुलर टॉपिक का। अब नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। तो इसमें हमने क्या किया है कि हमने ना साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए क्लासीफाई कर दिया है। तो एक क्लासिफिकेशन जिसमें लिस्ट ऑफ कैटेगरीज है स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की, उनको हमने वेरियस क्लासेस में ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्लासीफाई कर दिया। ये यूज़फुल क्यों है? क्योंकि ये इनेबल करता है साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, सोशल वर्कर्स को टू कम्युनिकेट विद ईच अदर अबाउट द डिसऑर्डर, एंड ऑल्सो हेल्प करता है कि हम कॉजेज़ और प्रोसेसेस जान पाए, जो कि उनके डेवलपमेंट और मेंटेनेंस में हेल्प करता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे कि कौन क्या पब्लिश करता है। अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन DSM यानी कि डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, जिसका 5th एडिशन वो पब्लिश करता है, जो कि है जो डिस्क्राइब करता है और क्लासीफाई करता है वेरियस काइंड्स ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को। फिर इंडिया में हम क्या यूज़ करते हैं? इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस ICD-10, विच इज़ नोन एज द ICD-10 क्लासिफिकेशन ऑफ बिहेवियरल एंड मेंटल डिसऑर्डर्स। इसको WHO प्रिपेयर करता है। फिर इसमें आपको क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिल जाएंगे और बाकी फीचर्स देखने को मिल जाएंगे जो कि डायग्नोसिस में हेल्प करते हैं। इसमें इतना ही है। अब हम बात करेंगे फैक्टर्स अंडरलाइंग एबनॉर्मल बिहेवियर। तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड समथिंग कॉम्प्लेक्स एज एबनॉर्मल बिहेवियर, साइकोलॉजिस्ट ने डिफरेंट अप्रोचेस यूज़ करी है, और हर एक अप्रोच आज हम अलग अलग एस्पेक्ट्स को जानने के लिए यूज़ करते हैं। ये जो अप्रोचेस है ये अलग अलग फैक्टर्स के रोल को बताती है, जैसे कि बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, इंटरपर्सनल, सोशो कल्चरल। तो हम वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। To give you an overview, we have 5 approaches. We have biological approach or biological factor, genetic factors, psychological factors, socio-cultural factors and diathesis stress model. Psychological factors में हमने further इसको 4 पार्ट्स में क्लासीफाई किया है: साइकोडायनेमिक, बिहेवियरल, कॉग्निटिव एंड ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि अंडरलाई कर रहे हैं एबनॉर्मल बिहेवियर को। इनकी वजह से हम देखेंगे कि इनकी वजह से कैसे एबनॉर्मल बिहेवियर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो 5 फैक्टर्स हैं, ठीक है। सबसे पहला फैक्टर है बायोलॉजिकल फैक्टर। इसमें बात की गई है कि जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जैसे कि फॉल्टी जीन्स, एंडोक्राइन इम्बैलेंसेज, माल न्यूट्रिशन, इंजरीज और बाकी कंडीशंस, वो इंटरफेयर करती है विद नॉर्मल डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो इन फैक्टर्स की वजह से भी एक पोटेंशियल कॉज है एबनॉर्मल बिहेवियर का। बाकी इसके अलावा हमारी बॉडी में कुछ बायोकेमिकल भी है। रिसर्चर्स ने ये चीज़ फाइंड की है कि जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है वो हम इनको रिलेट कर सकते हैं टू द प्रॉब्लम्स इन ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस। अब न्यूरॉन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस। अगर ट्रांसमिशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसकी वजह से भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं। लाइक आपने 11th या 9th क्लास में अबाउट साइनैप्स पढ़ा है, जो कि एक न्यूरॉन को फ्रॉम दूसरे न्यूरॉन को एक सेपरेट करता है, एंड इसी साइनैप्स के बीच में से जो मैसेजेस है वो मूव करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जब रीच करते हैं न्यूरॉन के एंडिंग पे, तो वो एक ट्रांसमीटर केमिकल रिलीज़ करता है जिसको हम न्यूरो ट्रांसमीटर बोलते हैं।
तो स्टडीज़ ने ये चीज़ इंडिकेट करी है कि अब नॉर्मल एक्टिविटी हमें न्यूरोट्रांसमीटर्स की वजह से भी देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल जो एंग्जाइटी है वो क्यों होता है, क्योंकि लो एक्टिविटी हमें देखने को मिलता है न्यूरोट्रांसमीटर गाबा विच इज़ गामा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड। स्किज़ोफ्रेनिया ड्यू टू एक्सेस एक्टिविटी ऑफ डोपामीन एंड डिप्रेशन ड्यू टू लो एक्टिविटी ऑफ सेरोटोनिन। फिर जेनेटिक फैक्टर्स हैव बीन लिंक्ड टू बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स, स्किज़ोफ्रेनिया एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड अदर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, जहाँ पे रिसर्चर्स ने ये चीज़ फाइंड करी है कि कोई एक सिंगल स्पेसिफिक जीन नहीं है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल या विच आर द कल्प्रिट, बट इन मोस्ट केसेस एक कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स है जो कि बिहेवियरल और इमोशनल रिएक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, चाहे वो फंक्शनल हो या डिसफंक्शनल हो। तो ऐसा कोई साउंड एविडेंस नहीं है कि एक पर्टिकुलर जेनेटिक या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है। फिर बायोलॉजी अलोन कैन नॉट अकाउंट फॉर मोस्ट मेंटल डिसऑर्डर्स, ये चीज़ भी याद रखनी है, पर हाँ बायोकेमिकल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट थर्ड है हमारा साइकोलॉजिकल मॉडल। सो इसका एक ओवरव्यू ये है कि साइकोलॉजिकल या फिर इंटरपर्सनल फैक्टर्स वो भी रोल प्ले करते हैं नॉर्मल बिहेवियर में, जैसे कि मैटरनल डेप्रिवेशन मतलब कि सेपरेशन हो गया मदर से, या लैक ऑफ वार्मथ ऑफ स्टिमुलेशन अर्ली ईयर्स ऑफ लाइफ में। फिर आपका फॉल्टी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप हो गया जिसमें कि रिजेक्शन, ओवर प्रोटेक्शन, ओवर परमिसिवनेस, फॉल्टी डिसिप्लिन आ गया, सीवियर स्ट्रेस हो गया, मालएडैप्टिव फैमिली स्ट्रक्चर्स हो गए, ये सारे प्रॉब्लम्स। इसके अंदर आता है साइकोडायनेमिक, बिहेवियरल, कॉग्निटिव और ह्यूमरिस्टिक एग्जिस्टेंशियल। साइकोडायनेमिक मॉडल ये बोलता है कि आपकी बॉडी के अंदर मतलब जो भी बिहेवियर है आपका, चाहे वो नॉर्मल हो या अबनॉर्मल हो, वो डिटरमाइन होता है बाय द साइकोलॉजिकल फोर्सेस जो कि आपकी बॉडी के अंदर है, विद इन द पर्सन है, बट आप उसके बारे में कॉन्शियसली अवेयर नहीं हो। ये जो इंटरनल फोर्सेस है ये डायनामिक है, मतलब कि इंटरैक्ट करते हैं, और इनके इंटरैक्शन की वजह से हमारा जो बिहेवियर है, थॉट्स है, इमोशंस है, वो हमें देखने को मिलते हैं। एबनॉर्मल सिम्टम्स क्यों हो रहे हैं, इन फोर्सेस के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हो रहे हैं। तो ये मॉडल पहले तो फ्रॉइड ने फॉर्मुलेट किया था, जिसने बिलीव किया था कि 3 सेंट्रल फोर्सेस होती है जो कि पर्सनैलिटी को शेप करती है, इड, ईगो और सुपर ईगो। एंड एबनॉर्मल बिहेवियर इज अ सिम्बॉलिक एक्सप्रेशन ऑफ अनकॉन्शियस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स, जो कि आप अर्ली चाइल्डहुड इन्फेंसी में ट्रेस कर सकते हो। इसका दूसरा मॉडल है बिहेवियरल मॉडल, जो कि स्टेट करता है कि चाहे नॉर्मल बिहेवियर हो अब नॉर्मल बिहेवियर हो, वो लर्नड होते हैं। एंड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है वो रिजल्ट है ऑफ लर्निंग माल एडेप्टिव वेज ऑफ बिहेविंग। तो ये मॉडल कॉन्सेंट्रेट करता है बिहेवियर्स पे जो कि लर्न किए जाते हैं थ्रू कंडीशनिंग, एंड बोलता है कि लर्निंग आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग से हो सकती है, ऑपरेंट कंडीशनिंग से हो सकती है, सोशल लर्निंग से भी हो सकती है। These 3 types of conditioning account for behavior, whether adaptive और माल adaptive। फिर कॉग्निटिव मॉडल बोलता है कि जो एबनॉर्मल फंक्शनिंग है वो कॉग्निटिव प्रॉब्लम से हो सकती है, मतलब लोग अपने बारे में ऐसे अजम्पशंस या एटीट्यूड्स रखते हैं जो कि इरेशनल है, इनएक्यूरेट है, इलॉजिकल है, ओवर जनरलाइजेशंस बनाते हैं, मतलब एक इनसिग्निफिकेंट इवेंट से ब्रॉड नेगेटिव कंक्लूजन्स बना लेते हैं। फिर है ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल मॉडल, जो कि फोकस करता है ब्रॉडर एस्पेक्ट्स, मतलब यहाँ पे ह्यूमनिस्ट का अलग पर्सपेक्टिव और एग्जिस्टेंशलिस्ट का अलग पर्सपेक्टिव है। ह्यूमनिस्ट बोलते हैं कि ह्यूमन बींग्स की एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो फ्रेंडली हो, कोऑपरेटिव हो, कंस्ट्रक्टिव हो, एंड दे ड्रिवन टू सेल्फ एक्चुअलाइज। एग्जिस्टेंशलिस्ट बोलते हैं कि फ्रॉम बर्थ हमारे पास एक टोटल फ्रीडम है कि अब हम अपनी लाइफ को एक मीनिंग दें, एंड अगर आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड करते हो तो आप एम्प्टी, इनऑथेंटिक और डिसफंक्शनल लाइव्स लिव करते हो। फिर ये हो गया साइकोलॉजिकल। अब है सोशो कल्चरल मॉडल। इसके अकॉर्डिंग जो एबनॉर्मल बिहेवियर है वो आप सोशल कल्चरल फोर्सेस से सीख सकते हो जो एक इंडिविजुअल को इन्फ्लुएंस करती है। ये जो है बेसिकली सोसाइटल फोर्सेस से, जैसे कि फैमिली स्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन, सोसाइटल कंडीशंस, इन सब से इन्फ्लुएंस होता है। यहाँ पे ये रीड कर लेना, इसमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जस्ट गो थ्रू दीज लाइन्स वंस। इंपॉर्टेंट है डायथीसिस स्ट्रेस मॉडल, क्योंकि ये वाइडली एक्सेप्टेड एक्सप्लेनेशंस है। इसके हिसाब से जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है वो डेवलप करते हैं जब एक डायथीसिस जो है वो सेट ऑफ हो जाती है बाय स्ट्रेसफुल सिचुएशन। इसके 3 कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है डायथीसिस। डायथीसिस मतलब कि आपकी बॉडी में कुछ प्रेजेंस है बायोलॉजिकल एबरेशन का, मतलब कि बॉडी में ही कुछ प्रॉब्लम है। सेकेंड है कि ये जो डायथीसिस है ये कैरी करती है वल्नरेबिलिटी, मतलब इस डायथीसिस का एक चांस है कि फर्दर एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में डेवलप हो सके। तो वल्नरेबिलिटी में आप याद रखेंगे कि रिस्क पे है या प्री डिस्पोज्ड है। और थर्ड है पैथोजेनिक स्ट्रेसर्स का प्रेजेंस, मतलब जिस स्ट्रेस की वजह से आपका ये डायथीसिस सेट ऑफ होगा एंड ये दिखेगा। तो ये है डायथीसिस स्ट्रेस मॉडल। इसके बाद से हमारे चैप्टर में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में बात की जा रही है। सो हम ने अभी इस चैप्टर का जो मेजर पोर्शन है, जो बेसिक पार्ट है, वो कवर किया है, एंड इसको हमने एक रिविजन के फॉर्म में कवर किया है। मतलब इस वीडियो के थ्रू आपको सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज होने चाहिए। समझने के लिए, इन डेप्थ स्टडी के लिए ये वीडियो नहीं था। इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन के लिए यू कैन लेट मी नो, बट सिंस ये वीडियो रिविजन के लिए था, तो
आपको माइंड में कीवर्ड्स रिवाइज हो जाने चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को रिवाइज करेंगे। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।